नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मिडिवल बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। बीपीएससी की परीक्षा में इस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं, किंतु बढ़ते हुए कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न मिस होने की संभावना कम से कम रहे। आइए देखते हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक, इनके बारे में क्या है। उज्जैनिया, यह उज्जैन के रूप में भी लिखा गया है। यह एक राजपूत राजवंश है। यह बिहार राज्य में निवास करता है। यह मध्यकाल की बात है जब बिहार में यह वंश देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन बिहार के राजनीतिक इतिहास में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इनका जो गढ़ है यह पश्चिम बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि उल्लेखित है डुमराव राज, जगदीशपुर। यह सब मौखिक परंपरा 19वीं शताब्दी की तवारीख उज्जैनिया नामक पुस्तक में समाहित एक पुस्तक है, जिसके बारे में जिसमें कि वर्णन है वह है तवारीख ए उज्जैनिया। इस पुस्तक में वर्णन है। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि उज्जैन में अपने वंश का पता लगाते हैं और जहां परमार राजपूत राजाओं ने तब तक शासन किया था जब तक कि उनकी भूमि पर आदिवासी लोगों का कब्जा नहीं हो गया। बिहार में आदिवासी लोगों ने भी शासन किया है। बिहार में बसने के बाद स्थानीय लोग इन्हें उज्जैनिया कहते हैं। उज्जैन ये ही इनका मूल स्थान था, इसीलिए इन लोगों को उन्हीं स्थान के नाम से जाना जाने लगा। धार, मालवा कह सकते हैं। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट, शाहाबाद एवं पलामू का क्षेत्र, यह है कीकट, में चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली थी। चूंकि इनका मूल निवास उज्जैन था, इसीलिए यह उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। देखिए, यह धीरे धीरे क्षेत्रों का जिक्र हो रहा है। प्राचीन काल में जो आज स्वरूप है बिहार का वह नहीं था, इसलिए जो बाउंड्री आज आपको दिख रही है यह पूरी तरह से नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ स्रोतों के अनुसार भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जिन जिन स्थानों का वर्णन है स्रोतों में, उन स्थानों का जिक्र हो रहा है, तो आप इस एक में कंफ्यूज नहीं होंगे। आधुनिक बिहार जो है वह प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, मध्यकालीन काल में ऐसा नहीं था। इनके क्षेत्र भी बदलते थे, साथ ही साथ शासन व्यवस्था बदलती थी। तो उस अनुसार जिस जिस तरह से स्रोत मिलते हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। मुस्लिम आक्रमण में मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहसबल राजा बनता है। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। बाद में क्या होता है, देवराज ने सहसबल को। इस प्रकार 1324 में चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर पर राज्य किया। 1324 में चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया। संतन सिंह की बात देखते हैं। संतन सिंह की 1344 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सोमराज राजा बनता है जो 1398 तक शासन किया। सोमराज के पुत्र हर्राज के समय ख्वाजा सरवज के साथ उज्जैनों की एक लड़ाई हुई। यह उज्जैनिया वंश के शासन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ख्वाजा सरवर के साथ उज्जैनों की लड़ाई होती है, जिसमें न ही सिर्फ उज्जैन पराजित होते हैं बल्कि राजा हर्राज मारा भी जाता है। परिणाम स्वरूप इनके बेटे गजराज एवं देवराज भागकर जंगलों में चले गए। युद्ध के बाद या तो मृत्यु हो जाती थी या फिर उन लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ता था और कुरूर को अपना केंद्र बनाते हैं। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 1457 में भोजपुर पर अधिकार कर लिया। यह उज्जैनों की संघर्ष की कहानी है, किस तरह से वह शासन करते हैं, किस किस तरह की समस्याएं मिल रही हैं उनको, उन्हीं के बारे में जिक्र है। कई नाम आपको इसमें नए देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप देखेंगे तो यह नाम भी आपको याद हो जाएगा। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बनता है। बिहार के सूबेदार जमाल खां से, जो कि पराजित होकर जंगलों में भाग जाता है और दावा को अपना केंद्र बनाया है। प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में हमेशा ही सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में या तो कोई मारा जाता था या तो उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। इस तरह से
सत्ता परिवर्तन हुआ करती थी। आज की स्थिति नहीं थी। प्राचीन काल में सत्ता परिवर्तन के लिए कोई भी इस तरह का इलेक्शन नहीं होता था, तो युद्ध ही एकमात्र साधन था, या फिर वंशानुगत सत्ता का स्थानांतरण होना। सहस्राम की जागीरदार ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित की। जागीरदारों ने उज्जैन की जो राजधानी थी दावा से बिहटा को स्थानांतरित किया। रामशाही ने हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह की मदद की। अब यहाँ देख सकते हैं मुगल कालीन जो हैं शासक हुमायूं हैं, इन्हें हराया था बिहार के शेर शाह ने। तो हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह की मदद करते हैं कौन? रामशाही मदद करते हैं। रामशाही की मृत्यु हो जाने के बाद उज्जैन छोटे छोटे राज्यों में बट गया। यह था उज्जैनिया वंश के शासन से संबंधित। जैसे ही रामशाही की मृत्यु हो जाती है, यह छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है। रामशाही के वंशज दावा में रहे, दलपत शाही के वंशज दलपतपुर में एवं देवशाही के वंशज जगदीशपुर में, और धीरे धीरे यह कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह जाते हैं। जैसे कि रामशाही के वंशज जो थे ये दावा में रह गए, दलपत शाही के वंशज दलपतपुर में, देवशाही के वंशज जगदीशपुर में रहे। कालांतर में राजा नारायणमल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बनता है। उज्जैनों और चेरों के बीच 1611 में एक बड़ा झगड़ा होता है, संघर्ष से आप कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैन विजयी होते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? उज्जैन लोग बक्सर, डुमराव एवं जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। बिहार जो है दिल्ली से काफ़ी दूर होता है, तो शासन व्यवस्था पूरी तरह से एक जगह से चलाना असंभव नहीं होने के कारण लोग प्रतिनिधित्व रखते थे या गवर्नर रखते थे। लेकिन कुछ दिन के पश्चात जो भी गवर्नर है या फिर जो वो सूबा का अधिकार दिया गया है, उसके मन में इस तरह की भावना होती थी कि वो स्वतंत्र शासक बने। इस कारण विरोध होते थे, संघर्ष होते थे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता परिवर्तन होते रहते थे। अन्य प्राचीन काल में बिहार, झारखंड ये सभी क्षेत्र साथ में थे। तो झारखंड का जो इलाका है इसमें काफ़ी जंगल वगैरह भी थे, जिसमें कि आदिवासी लोग भी थे। तो इस तरह से सत्ता स्थानांतरित होते रहा करता था और दिल्ली के शासन का प्रभाव बिहार में देखने को मिलेगा, किंतु बीच बीच में सत्ता जो लोकल लोग हैं उनके हाथों में भी चली जाती थी। अब एक वंश है इसी मध्यकालीन बिहार में, इस वंश का नाम है नुहानी वंश। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस वंश का जिक्र हमें बिहार शरीफ के अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि बिहार में नुहानी वंश था। स्रोत इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से आप उन चीज़ों को पूरी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कई ऐतिहासिक ऐसी रचनाएँ हैं जिन पर पूरी तरह से भरोसा या फिर पूरी तरह से उनके सभी तथ्यों को स्वीकारा नहीं जा सकता है, वो वास्तविकता से भी परे हैं। बिहार में नुहानी वंश के बारे में जानते हैं। यह बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया। दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया गया था, जो 1523 में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। तो दरिया खान नुहानी को बिहार का शासन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। दरिया खान नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत की लड़ाई होती है। यह लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1526 में होती है, जिसके बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बिहार में जिन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की उनका नाम है मोहम्मद शाह नुहानी, है ना। इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। उसकी 1528 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र है। इस पुत्र का नाम है जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां। यह बनता है शासक। शेर खां की बात आती है। शेर खां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हर तथ्य यही है शेर शाह। इसी के बाद आपको
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में पता चलेगा और वह बहुत ही निर्णायक होता है। शेर खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया था। बंगाल और बिहार यह दोनों राज्य आपस में सटे हुए हैं, तो कभी बिहार में दिल्ली का प्रभाव रहता है, कभी बंगाल के शासकों का प्रभाव रहता है। तो इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग शासन व्यवस्थाएं रहती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 में दौरा के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार में कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बिहार के कई क्षेत्रों हुमायूं के अंदर आ चुके थे। नूहानी सरदारों द्वारा जलाल खां को लेकर पलायित हो जाने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हज़रत आला की उपाधि किसने धारण की, तो हज़रत आला की उपाधि शेर खान ने धारण की थी। नूहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक शक्तिशाली नेता शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी का उदय हुआ। यह जो शेर शाह है इसी का शेर खान है, इसी का नाम है शेर शाह सूरी, जिसके नाम से इतिहास में यह प्रसिद्ध हुआ। शेर को मारा था बचपन में ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शेर खां रखा गया था। अब बिहार में जो अफगान प्रभुत्व है इसके बारे में देखते हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। बिहार में अफगान प्रभुत्व। फरीद खां उर्फ शेर शाह बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। पिता का नाम था हसन खां सूर। शेर शाह के पिता का नाम था हसन खां शूर, जिसको बिहार के सुल्तान बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने रक्षा किया था बिहार के जो सुल्तान हैं बहार खां को, इसीलिए इनका नाम शेर शाह रखा गया। सहसराम में क्या क्या इन्होंने कार्य किए या जो भी नई चीज़ों की शुरुआत की, वह प्रयोग जो भी है उसके बारे में हम देखते हैं। सहसराम में उसने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा का प्रथम बार प्रयोग किया। इस प्रथा का प्रयोग किन्होंने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। यह पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। उसने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया, जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। जो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा है, इसकी शुरुआत किन्होंने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, या फिर शेर खां भी कह सकते हैं, पर ज़्यादातर स्थानों पर आपको यह शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा। जो बाद में भी यह उत्तरी भारत में बहुत विस्तृत क्षेत्र में इस प्रणाली को लागू किया गया था, वह है जब्त प्रणाली। इसके अंतर्गत भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। लगान ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि राजस्व, जैसे आज राजस्व संग्रह होता है, प्राचीन काल में भी राजस्व संग्रह किया जाता था, जिसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है लगान, जिससे कि राजा के पास तरह तरह के कर थे और उससे उनकी जो भी राजकाज और राज्य का संचालन होता था, किया जाता था। सूरजगढ़ की एक लड़ाई होती है। यह लड़ाई 1536 में होती है, जिसमें कि शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। शेर शाह एक अच्छे शासक थे और इन्होंने कुछ नई चीज़ों का भी प्रारंभ किया है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया। यह एक अपने आप में उस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। उसने 1537 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 26 जून 1539 को, इस तिथि को आप याद रखेंगे, 26 जून 1539 की बात है, मुगल शासक हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा एक स्थान है, चौसा के युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य को सीमित कर दिया। यह बिहार के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है,
हुमायूं और शेर शाह का युद्ध, इसे आप जरूर याद रखेंगे। यह 26 जून 1539 को होता है। 1540 में शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित किया तथा स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। न सिर्फ 1539 की बात है, 1540 में भी शेर शाह ने जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, इसमें हुमायूं को ये फिर पराजित करते हैं और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित करते। बिहार का वह शासक जिसने दिल्ली का सुल्तान खुद को घोषित किया, वह है शेर शाह सूरी। कुछ और तथ्यों को देखते हैं जो शेर शाह के बारे में कुछ बताते हैं हमें। वह है, एक स्रोत है तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी के हिसाब से शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था और इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। उत्तर पश्चिमी इन्होंने एक दुर्ग का भी निर्माण किया है। कहाँ निर्माण किया इस दुर्ग का? पटना में। उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेर शाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण कराया। सिंध में रोहतासगढ़ का किला शेर शाह के द्वारा निर्मित है और सुलेमान करारनी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। तरह तरह के प्राचीन काल में भी पोस्ट हुआ करते थे और उसके हिसाब से कार्यों का बंटवारा किया जाता था, क्योंकि राजकाज संचालन करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। शेर शाह ने क्या क्या कार्य किया है, हम इसके बारे में देखते हैं। शेर शाह ने अपने शासनकाल में प्रत्येक 1 कोस की दूरी पे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, जबकि उसके उत्तराधिकारी का नाम है इस्लाम शाह। यह प्रत्येक कोस में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया जिसमें पत्रों की वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। पत्रों की सुधार के लिए शेर शाह को जाना जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह दोनों ने सराय का निर्माण कराया, परंतु पहली बार शेर शाह सूरी ने कराया, उसके बाद इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया। यह पत्रों की वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। सोच सकते हैं, जो पत्र आज आप कुछ आज से इवन 20-30 साल पहले भी देखते होंगे, इसकी शुरुआत न सिर्फ आज हुई है बल्कि यह मध्यकालीन बिहार में भी देखने को मिलता है। कारकुन एक शब्द है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कारकुन क्या होता है? प्रत्येक सरायों में एक फारसी और एक हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति या अनुवादक कह सकते हैं, एक प्रकार के यह होते थे, ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं, के रूप में नियुक्ति की गई। इसे कारकुन कहा जाता था। कारकुन क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। शेर शाह ने कई इमारतों का भी निर्माण कराया जिनमें लिखने के क्रम में फारसी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो शेर शाह ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। यह उस समय की बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि दोनों भाषा को समझने वाले व्यक्ति थे। आज भी इन भाषाओं का प्रयोग है। सहसराम स्थित इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने, अब इसे याद रखेंगे, यह इंडो स्थापत्य कला का नमूना है जो है शेर शाह का मकबरा। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण स्वयं शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही शुरू किया था। तो शेर शाह का जो मकबरा है, यह नहीं सोचेंगे कि उसके मरने के बाद ही किसी ने प्रारंभ किया होगा, नहीं, इसका प्रारंभ इसको शेर शाह सूरी ने जीवन काल में ही कर दिया था, जिसे कि पूरा किया इस्लाम शाह, इनके उत्तराधिकारी ने पूरा किया है। पटना शहर में शेर शाह के द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। पटना में एक मस्जिद का भी निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया है। सहसराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किले नुमा महल शेरगढ़, जो महल का नाम है वह है शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है। यह भी इनके शासनकाल में ही निर्मित हुआ है। शेरगढ़ का संबंध किससे है? तो शेर शाह सूरी से है। शेर शाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण अथवा पुनरुद्धार कराया, जिसमें जो किले हैं जिसमें निर्माण और पुनरुद्धार का जिक्र है वह है चित्तौड़, चुनार, बिहार में रोहतास का किला, जो कि प्रमुख है। सबसे इन किलों में सबसे प्रमुख है बिहार में रोहतास का किला। 1555-56 में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के बावजूद बिहार का क्षेत्र अफगानों के ही नियंत्रण में रहा। यह ध्यान देने योग्य बात है, जब मुगल शासन आ चुका है सत्ता में, फिर भी बिहार का जो क्षेत्र है अफगानों के नियंत्रण में ही रहता है। ताज खां करारारी ने यहाँ एक नवीन अफगान राज्य का गठन किया, तब बिहार शरीफ को अपना केंद्र बनाया। ताज खां करारानी के समय में बिहार शरीफ क्या था? केंद्र था। इसे आप याद रखेंगे। ताज खां के बाद सुलेमान करारानी शासक बनता है।
जो चालाकी पूर्वक मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता क्यों स्वीकार करना पड़ता है? क्योंकि शासक जो है बहुत ही शक्तिशाली आ जाता है, इसलिए अकबर के आने के बाद कुछ लोग, कई शासक धीरे धीरे स्वयं ही स्वीकार करने लगते हैं अधीनता। अधीनता स्वीकार करने से युद्ध नहीं होता है, साथ ही साथ आप उन्हें कर दें और उस स्थान के आप शासक भी रह सकते हैं। परंतु एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज चली जाती है और वह है स्वतंत्र शासन का अधिकार, जिसका कि प्राचीन काल, मध्यकाल, यहाँ तक कि वर्तमान स्थितियों में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो स्वतंत्र शासक होना उस काल में एक महत्वपूर्ण बात थी। सुलेमान के पुत्र दाऊद खां करारानी ने लेकिन मुगलों के प्रति विद्वेष की जो भावना है इसको बढ़ा देता है और परिणाम स्वरूप अकबर चौसा एवं मनेर होता हुआ बिहार आता है और बिहार में भी अब प्रारंभ हो जाएगी मुगलों की सत्ता का विस्तार हो जाएगा। सर्वप्रथम हाजीपुर के किले पर अधिकार करता है अकबर और जुलाई 1576 में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां करारानी को पराजित किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जुलाई 1576 में जो राजमहल का युद्ध होता है यह किनके बीच होता है? यह दाऊद खां करारानी को पराजित किया जाता है मुगल की सेना के द्वारा। अकबर उस समय शासक होते हैं, मुगल सेना के द्वारा दाऊद खां करारानी को पराजित किया जाता है। बिहार में मुगलों का वर्चस्व इस प्रकार स्थापित हो जाता है। तो बिहार को मुगलों की जो क्षेत्र सीमा है इसके अंदर मिला लिया जाता है। यह अकबर के शासनकाल में होता है। बिहार और मुगल साम्राज्य का कैसा संबंध रहता है इसे हम देखिए अलग अलग शासक के अनुसार पढ़ेंगे, जिससे कि समझने में सुविधा होगी। अकबर के शासनकाल में क्या घटनाएं हैं इसे देखते हैं हम। 1580 के लगभग मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया। खाने खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया जाए। अकबर के शासनकाल में खाने खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। दूसरा है बिहार के मुगल प्रांतपति में राजा मान सिंह। यह राजा मान सिंह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए यह प्रसिद्ध है? इन्हें बिहार का प्रांत दिया जाता है। 1587 से 1594 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को इन्होंने सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। मान सिंह ने किसको राजधानी बनाई थी? रोहतास को। इसे भी आप याद रखेंगे, मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य को अकबर ने 12 सूबों में बांट दिया था। उसी 12 सूबों में से एक था बिहार भी। खाने आजम मिर्जा अजीज को कलतारा को उस समय बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? इनके शासनकाल में खाने आजम मिर्जा अजीज को कलतारा को। इस समय बिहार सूबा में 22 करोड़ अरदाम, जिसकी कीमत अगर आप रुपए में देखी जाए तो वह थी 55,47,985 रुपये। बहुत ही महंगा हुआ उस समय के हिसाब से यदि देखा जाए तो। जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर ने मुगल शासन में आने के बाद लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को, इस नाम को आप ध्यान से देखेंगे, है क्या नाम है? लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, या फिर प्रांतपति कहें या फिर आप सूबेदार कह सकते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन होता है? लाल बेग उर्फ बाज बहादुर। आप इन्हें बाज बहादुर के नाम से ज़्यादा देखेंगे इतिहास में। एक प्रेम प्रसंग भी प्रचलित है। बाज बहादुर ने एक हिंदू कन्या से विवाह किया था और उनके लिए कुछ कार्य भी किए थे। तो यह एक तरह से लिबरल माने जाते हैं उस समय में। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। यह सराय मेहरुनिसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ उनके रुकने के लिए निर्मित की गई। कृपया इसे ध्यान देंगे, एक नूर सराय है जिसका, और यह नूर सराय का निर्माण किस लिए कराया जाता है? तो कारण यह है कि जब मेहरुनिसा बंगाल से दिल्ली जाती हैं तो इनके रुकने के लिए एक नूर सराय का निर्माण कराया जाता है।
और नूर जहाँ इन्हें कहा जाता है। पूरी जहाँ का नूर जिसमें हो है उसे नूर जहाँ कहा जाता है। यहाँ रुकने के लिए निर्मित किया गया था। दरभंगा में है। दरभंगा में ये स्थान कहाँ है? दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय का निर्माण कराया गया था। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी थी। इसे भी याद रखेंगे, कुली खान की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाज बहादुर को दी गई थी। 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार में अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफा भी था। सैफ खान ने, अब एक सैफ खान के बारे में जिक्र आता है। इन्होंने एक्चुअली कुछ काम किए हैं, इसके बारे में हम इन्हें भी देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो सैफ खान ने 1628 से 29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया था। तो जो मदरसा है उसे आज भी सैफ खान का मदरसा ही कहा जाता है। तो कब कराया था? 1628 से 29 में। तो मध्यकालीन बिहार में यदि आप देखें तो एक मदरसे का जिक्र है और वह है सैफ खान का मदरसा। यह पटना में है। तो प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं कि सैफ खान का मदरसा कहाँ स्थित है। शाहजहां की बात देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में क्या स्थिति होती है बिहार की, क्या तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए। मुगल बादशाह शाहजहां ने अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो इस सूबे में हमेशा किसी न किसी को नियुक्त किया जाता था शासन व्यवस्था को देखने के लिए। अब्दुल्ला खान ने भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप, जो मुगलों के अधीन मनसबदार था, के विद्रोह को दबाया। यह वही उज्जैनिया शासक है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़े। यह मुगल शासक जो है इनके अधीन था। तो यह विद्रोह कर दिया था, इसको दबाया गया। विद्रोह इस कारण होते थे क्योंकि वो स्वतंत्र शासन करना चाहते थे और मुगल हुए या दिल्ली सल्तनत, इन कुछ जगहों से कुछ शासकों ने एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था अपने मध्यकालीन भारत में कि पूरा भारत में इनका साम्राज्य हो। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके, शहजादा दारा जो है यह औरंगजेब के बड़े भाई हैं, दारा शिकोह जिन्हें कहते हैं, इन्हें ही सत्ता मिलनी थी, किंतु औरंगजेब ने विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में कर लिया था और अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था बंदी बना करके और स्वयं को शासक घोषित किया। शाहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया गया था। मुगल बादशाह जब बनते हैं यह, उसके बाद दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार। बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वह मैं आपको बता दिया करूँगी। इनके समय औरंगाबाद जिले में दाऊद नगर नामक शहर बसाया गया। तो दाऊद नगर जो शहर है यह कहाँ बसाया गया था? औरंगाबाद जिले में। और यह किसके शासनकाल की बात है? औरंगजेब के शासनकाल की बात है। पटना में दारुल अदल का निर्माण हुआ था कि औरंगजेब के शासनकाल के समय ही ये सारी चीज़ें हैं। 1665 में लश्कर खां सूबेदार होते हैं, तभी लश्कर खां जब सूबेदार थे, 1665 की बात है, उसी समय एक ब्रिटिश यात्री आता है, वह है बर्नियर। तो बर्नियर किसके शासनकाल में आते हैं? या औरंगजेब के शासनकाल में आते हैं। और लश्कर खां उस समय यहाँ के सूबेदार होते हैं। कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक माना। तो पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक मानने वाले जो हैं ब्रिटिश यात्री, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बर्नियर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पटना जो है प्रसिद्ध था शोरा के व्यापार के लिए। डच कंपनी की उपस्थिति का भी उल्लेख मिलता है। बर्नियर के द्वारा डच कंपनी का उल्लेख देखने को मिलता है पटना में। और पटना प्रसिद्ध था शोरा के व्यापार के लिए। औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पौत्र शहजादा अजीम, अच्छा आप देखेंगे इनके नाम पे शहर भी बसाया गया है, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यहाँ तक कि यह प्रथम मुगल शासकों के मतलब वंशज में से एक व्यक्ति थे जिनको कि सूबेदार बनाया गया था। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण भी कराया और इसको एक नया नाम दिया, उसका नाम था अजीमाबाद। अजीमाबाद जो नाम दिया गया है वह शहजादा अजीम के द्वारा दिया गया है। अजीम ने पटना शहर को विभिन्न भागों में विभाजित कराया और इसका नामकरण रहने वालों के कार्यों के अनुसार किया। तो इसे आप ध्यान दे सकते हैं कि मुगल का कौन सा शासक था जिसने पटना को विभिन्न भागों में विभाजित कराया और नामकरण किसके अनुसार किया? रहने वालों के कार्यों के अनुसार किया इसका नामकरण। जैसे कि पटना में आपको अभी भी देखने को मिलेगा अलग अलग तरह के नाम, है ना।
मछली पट्टी, कुछ इस तरह के नाम मिलते हैं देखने को। बहादुर शाह, बहादुर शाह के बारे में देखते हैं। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह मुग़ल बादशाह बनते हैं। यह बुज़ुर्ग हो जाते हैं जब यह बादशाह बनते हैं उस समय। यह 1707 से 1712 की बात है। औरंगजेब ने शहजादा अजीमुशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखशियर को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया। फर्रुखशियर पहला मुग़ल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह पहला मुग़ल बादशाह कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार के पटना में होता है? 1713 में फर्रुखशियर वह होता है पहला मुग़ल बादशाह जिसका कि राज्याभिषेक पटना में किया जा। फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार में कुछ सूबा जो बंटवारा किया गया था उसको देख लेते हैं। 4 सूबा था, है ना, जो कि है खैरात खां, मीर जुमला। 4 सूबेदार नियुक्त हुए थे। सूबा में बांटने के बाद 4 सूबेदारों को नियुक्त किया गया था। उनके नाम दिए हुए खैरात खां, मीर जुमला, सर बुलंद खां और खान जमान खां, इनके नाम हैं। फखरुद्दौला को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उद्वंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान होता है। पटना में ख्वाजा कलाम में दारुल अदल का निर्माण होता है। दारुल अदल है कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक तरह का ये न्यायालय है जो कहाँ देखने को मिलता है? ख्वाजा कलाम में। तो पटना के ख्वाजा कलाम में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये किसके समय की बात है? यह फर्रुखशियर थे, उन्हीं के समय की बात है। यह इसी के पूर्व में स्थित है एक मस्जिद जिसको कि फखरुद्दौला की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, एक तथ्य है जो कि पलासी का युद्ध। और यहाँ पे क्या होता है, सिराजुद्दौला जब पराजित हो जाते हैं, इनकी सेना, संयुक्त सेना लड़ती है ब्रिटिश से, और यहाँ पे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष यहीं से देखने को मिलता है। पलासी का जो युद्ध होता है यह ब्रिटिश सत्ता के उत्कर्ष की शुरुआत, उत्कर्ष होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरू हो जाती है। ब्रिटिश लोग पावर में आना स्टार्ट हो जाते हैं इसी समय में। बिहार में सिख जो हैं इनका क्या योगदान है और क्या संबंध है, इसे देख लेते हैं। इसी के साथ आपका ये मध्यकालीन बिहार का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे जो गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, इन सभी स्थानों की यात्रा करते हुए राजमहल, जो कि झारखंड के आसपास है, फिलहाल झारखंड में ही स्थित है, चले जाते हैं। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में सिख धर्म का प्रचार किया। यही थे सिख धर्म के प्रवर्तक और शिष्य भी बनाए।